Assalamualaikum. In this lecture, we will discuss about the evolutionary trends, and the first trend is adaptive radiation. अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दैट जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं नोट्स में एग्जैक्टली यही मेंशन हुए हैं, तो आप इनको भी देख लेंगे तो आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। सो एवोल्यूशन क्या होती है? एक एरिया में डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करना, डिफरेंट किस्म की टाइप्स आपको नजर आए, जैसे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एक एरिया में, एक रीजन में आपको नजर आ रहे होते हैं। इसको बोलते हैं कि इवोल्यूशन हो रही है, एक जगह पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। सो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बेसिकली वो कैसे अचीव होती है? या तो एक एरिया में न्यू स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, दैट इज कॉल्ड स्पेशिएशन। स्पेशिएशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशी इन टू पर्टिकुलर एरिया, ओके। और एक जगह पे डाइवर्सिटी कैसे लाई जा सकती है? न्यू स्पीशीज तभी एंटर होंगी जब पुरानी एग्जिस्टिंग जो पहले से प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक एरिया की कैपेबिलिटी होती है होल्ड करने की, ठीक है, रिसोर्सेज होते हैं, अदरवाइज रिसोर्सेज तो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। सो द लॉस ऑफ स्पीशीज इज डन बाय एक्सटिंक्शन एंड द गेन ऑफ स्पीशीज इज डन बाय द स्पेशिएशन। कूल। So in this case we will get the diversity of life. When the speciation rate exceeds the extinction rate for a taxon, its diversity increases. एक particular taxon के अंदर बात हम कर रहे हैं, उसमें अगर डिफरेंट स्पीशीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी अल्टीमेटली। और अगर एक पर्टिकुलर टेक्सॉन को हम एक्सटिंक्शन उसकी कर रहे हैं तो हमारे पास डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्सॉन। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टेक्सॉन। अगर मैं एक टेक्सॉन की एक्सटिंक्शन कर रही हूँ और उसकी जगह पे दूसरा ला रही हूँ तो मैं डाइवर्सिटी ही कर रही हूँ एक किस्म की, ठीक है। आगे चलते हैं कि दिस डाइवर्सिटी इज डन बाय द एडेप्टिव रेडिएशन। How the species speciation takes place? It is done by the adaptive radiation. So which is our first trend. Adaptive radiation means that a small number of ancestral species in one taxon diversifies into a larger number of descendant species occupying a broader range of ecological niche. You will see that this black dot represent my ancestral species, which is one, and it diversifies, it radiates into multiple number of species. एक स्पीशीज से काफ़ी सारी डिफरेंट स्पीशीज बन रही हैं, ठीक है। इसके अगर हम जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं सबसे पहले ऑन अ स्मॉलर स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब ये होता है कि एक स्पीशी कोई हंड्रेड ऑफ स्पीशीज में चेंज नहीं हो रही है, थोड़े से नंबर्स में लाइक 10, 20, 30 फॉर्म्स बना रही है। सपोज अगर हम एक लिजर्ड की बात करते हैं कैरेबियन आइलैंड पे, दे अंडरगो रेडिएशन ऑन अ स्मॉलर स्केल लेवल। एंड डार्विन की फिंचेस की अगर हम एग्जाम्पल लें, ऑन अ ग्लैपिकोस आइलैंड there is a single ancestral species which is evolved into 13-14 species. Cool. So this is small scale level of radiation. And when we talk about larger scale level of radiation, it is fruit flies. You can see that fruit flies radiate into hundred of species in a Hawaiian island. Okay, काफी सारी hundred of species form बनी है, huge number of species. एक बात तो हो गई स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वाइडर जियोग्राफिकल एरियाज में जो है वो रेडिएशन का होना। ये तो छोटे छोटे आइलैंड्स थे, हवाइन, ग्लैपेगोस, दीज आर स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज। अगर हम लार्जर जियोग्राफिकल एरियाज की बात करते हैं तो उनमें रेडिएशन कैसे हो रही है? मैमल्स जो हैं, नॉर्थ अमेरिका के मैमल्स हैं, वो इवॉल्व हो रहे हैं और ओवर द पास्ट 80 मिलियन ईयर्स हमें काफ़ी सारी मैमल्स की फॉर्म नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो इनकी जो स्पेशिएशन थी वो कैसे हुई? बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए तो मैमल्स इवॉल्व हुए एंड मैमल्स की डिफरेंट फॉर्म्स आई। अदरवाइज अगर डायनासोर्स स्टिल एग्जिस्ट कर रहे होते तो मैमल्स की इतनी सारी फॉर्म ना नजर आती, बिकॉज दे आर द प्रीडेटर्स, ठीक है। तो वो काफ़ी सारा उनकी डोमिनेंसी होनी थी फिर रीजन के ऊपर। और अगर मैं ये एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप देखो कि मैमल्स की कैसे प्रोलिफरेशन हो रही है, कैसे उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है उनकी स्पीशीज़ का बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, ठीक है। इसमें जो डायग्राम में मैमल्स डिस्कस किए गए हैं वो यूथेरियाज हैं। यूथेरियन मैमल के अलावा जो मार्सूपियल मैमल्स हैं वो भी उनमें भी रेडिएशन हुई थी। और मार्सूपियल मैमल्स की भी काफ़ी टाइप्स हैं। मार्सूपियल मैमल्स, यू नो, कैंगरूज वगैरह, इनको मार्सूपियल मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका, in North America, you will see the radiation in eutherian mammals, and in Gondwana land, you will see the radiation in marsupial mammals. Okay, so what are the circumstances of radiation? अब एक एरिया में रेडिएशन हो क्यों रही है या कॉजेज, सर्कमस्टांसेस क्या है, क्या सिचुएशंस हैं जिनमें रेडिएशन होगी? फर्स्ट इज द कोलोनाइजेशन ऑफ अ न्यू एरिया वेयर देयर आर नो कॉम्पिटिटर्स। अब एक स्पीशी को प्रोलिफरेट होने का चांस क्यों मिल रहा है कि वो जिस एरिया में एग्जिस्ट करिए वहाँ पे उनके पास कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, उनका कोई प्रीडेटर नहीं होगा, उनको कोई ऐसा कंपटीशन फील नहीं करना पड़ेगा कि जो उन्हें मार दे या उन्हें ख़त्म कर दे, तो इसके
इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उनका नंबर प्रोलिफरेट करेगा और डिफरेंट स्पीशीज जो है वो आपको फॉर्म नजर आएगी। एक्सटिंक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, अगेन कॉम्पिटिटर एक एरिया में एक्सटिंक्ट हो गया, तब भी एक जैसे एक पॉपुलेशन की मैं बात कर लेती हूँ, सपोज मैं बात कर लेती हूँ दैट जो स्नेक्स हैं, ठीक है, उनका कॉम्पिटिटर एक एरिया में ख़त्म हो रहा है। अब पहले वो जिस एरिया में रह रहे थे वहाँ पे उनका प्रेडेटर भी साथ साथ रह रहा था, ठीक है। अब जैसे ही प्रेडेटर उनका एक्सटिंक्ट हो गया, उनका कॉम्पिटिटर एक्सटिंक्ट हो गया। कॉम्पिटिटर वो होता है जो कि आपके साथ साथ आपके रिसोर्स को यूज़ कर रहा होता है। एक एरिया में जो चीज़ आप खा रहे हो, जिसमें आप जिस लैंड को यूज़ कर रहे हो, अपना नीच बना रहे हो, वहाँ पे रह रहे हो, वो जो दूसरा कॉम्पिटिटर है आपका, वो भी उसी एरिया में अपना नीच बनाता है, उसी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है टू लिव ऑन दैट रीजन, ओके। जब आपका कॉम्पिटिटर ख़त्म हो जाएगा तो सारे रिसोर्सेज तो आपके हो गए, तो फिर यू विल गेट द चांस टू प्रोलिफरेट, और फिर आप एक्सपैंड करोगे, आप डिवाइड करोगे, आपकी स्पीशीज़ जो हैं वो एक से दूसरी नई नई फॉर्म्स आप बनाओगे, ठीक है। अगली चीज़ है कि रिप्लेसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर, या तो आप खुद ही अपने कॉम्पिटिटर को रिप्लेस कर दो। एक्सटिंक्शन तो होगी कॉम्पिटिटर की थ्रू एनी अदर रीज़न, या आप ऐसा कर सकते हो कि अपने कॉम्पिटिटर को खुद रिप्लेस कर दो। आप उससे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओ दैट आपका कॉम्पिटिटर आपसे इंफीरियर हो जाए और आप उससे सुपीरियर हो जाओ, और आपका कॉम्पिटिटर उस पर्टिकुलर एरिया से ख़त्म हो जाए। फोर्थ सर्कमस्टांस क्या है कि एडेप्टिव ब्रेक थ्रू। अब आप अपने कॉम्पिटिटर से सुपीरियर कैसे होगे? जब आप अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा एडेप्टिव होगे। एक जगह पर मैं जाके रहती हूँ, मैं उस एनवायरनमेंट में जल्दी से अपने आप को अडेप्ट कर लूँगी, तो मैं वहाँ पर अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लूँगी। दूसरी जगह पे वहाँ पे ऑलरेडी एक पर्सन रह रहा है, वो उस जगह पे नहीं इतना अडेप्टिव है, उस एनवायरनमेंट को इतने अच्छे तरीके से नहीं फेस कर पा रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता उस एनवायरनमेंट से वो पर्टिकुलर पर्सन जो है एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो अडेप्टिव नहीं था। सो एक कॉम्पिटिटर को रिप्लेस करने के लिए अब अनदर कॉम्पिटिटर शुड बी अडेप्टिव टू दैट एनवायरनमेंट। इसको बोलते हैं अडेप्टिव ब्रेक थ्रू होना, कि एक पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली अडेप्टिव हो जाए, तो वो सुपीरियर हो जाएगा और दूसरा इन्फीरियर। नेक्स्ट पॉइंट है कोलोनाइजेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरिया, कैसे होती है। अब बात हम फर्स्ट पॉइंट की करना शुरू करते हैं, कि थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, कि एक एरिया में एक कॉलोनी कैसे बनाती है एक स्पीशी अपनी, उसकी कोलोनाइजेशन कैसे होगी। या तो वो एग्जिस्टिंग एरिया में ही ऐसा एरिया जिसमें रिसोर्सेज जो हैं वो पहले से कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, और ऑलरेडी वहाँ उस एरिया में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो कैसे पॉसिबल है उस एरिया में एग्जिस्ट होना। विच इज़ दिस कोलोनाइजेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरिया मेड पॉसिबल बाय द एवोल्यूशन ऑफ न्यू एडॉप्टेशन। तो मुझे कुछ न्यू एडॉप्टेशंस अपने अंदर लानी पड़ेंगी। मैं एक न्यू स्पीशी हूँ, एक एरिया में गई हूँ, ठीक है। अब मुझे तो सबसे पहले अपने आप को कुछ न्यू एडॉप्टेशंस अपने अंदर लानी पड़ेंगी, नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ताकि मैं उस एरिया में सर्वाइव कर सकूँ, ठीक है। तो फिर मैं सर्वाइव करूँगी और फिर मैं अपनी कॉलोनीज़ बनाऊँगी और अपनी जैसी स्पीशीज़ बनाऊँगी। आगे बात है कि द कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड रिक्वायर्ड न्यू अडॉप्टेशंस फॉर सपोर्ट रिस्पायरेशन एंड वाटर रिटेंशन। एक लैंड के अंदर कोलोनाइजेशन क्यों चाहिए, ताकि अडॉप्टेशन क्यों चाहिए, ताकि मैं वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकूँ, वाटर सपोर्ट रिस्पायरेशन ये सारी चीज़ें वहाँ से ले सकूँ। एंड अनदर फॉर्म ऑफ कोलोनाइजेशन इज़ ऑन द एरिया दैट इज़ अनटच, यानी कि बिल्कुल न्यू लैंड है, वहाँ पे रिसोर्सेज भी जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, तो वहाँ पे मुझे अडॉप्टेशन करने की ज़रूरत नहीं। मेरे अलावा वहाँ पर मेरे से पहले कोई रहता ही नहीं था उस एरिया में, ठीक है। सो आई डोंट नीड एनी न्यू अडेप्टेशन, ओके। सो अगर हम बात कर लेते हैं, द फिंच दैट फर्स्ट colonized on the Galapagos probably did not have to evolve a new adaptation before it could colonize on the land, ठीक है। फिंच की एग्जांपल ले ली कि वो जो सबसे पहली फिंच गैलापागोस आइलैंड पे थी, उसको कोई नई एडॉप्टेशन की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वहाँ पे उससे पहले कोई था ही नहीं जो उसके रिसोर्सेज के साथ कॉम्पीट करे, ठीक है। अगली बात करते हैं, द प्रोलिफरेशन ऑफ एनिमल्स विद द हार्ड स्केलेटन्स इन कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इसकी अब हम देखते हैं कि कैसे हार्ड स्केलेटन जो एनिमल्स हैं उनका नंबर प्रोलिफरेट किया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में, ठीक है। ये जो है ना बेस्ट एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन की। इसका सबसे जो हाइपोथेसिस प्रपोज किया गया था, दैट द प्रेडेटर्स इवॉल्व एस्केलेटेड स्किल्स। इन एस्केलेटेड का मतलब होता है इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, ओके। सो द प्रेडेटर्स इवॉल्व द स्किल्स जो कि हार्ड स्केलेटन्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे उनमें स्किल्स, उन्होंने अपने स्किल को इम्प्रूव किया, इसका नंबर इंक्रीज़ किया, इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया, जो कि हार्ड स्केलेटन्स बनाते थे, बिकॉज हार्ड स्केलेटन इज़ एडवांटेजनस। अगर एक एरिया में पहले जो स्पीशी रह रही थी उसका स्केलेटन सॉफ्ट था, ठीक है, अब न्यू स्पीशी आई और उसने वो भी उस जैसी ही थी, ठीक है, उससे ऑलमोस्ट सिमिलर थी।
अब वो क्या करेगी कि वो अपना स्केलेटन हार्ड करेगी ताकि वो प्रेडेशन से बच सके। अब जो सॉफ्ट वाली थी वो तो प्रेडेशन से नहीं बच पाई, लेकिन हार्ड स्केलेटन ने वो इसके लिए एडवांटेजेस था तो उसको प्रेडेशन से वो बचा गया और इस वजह से वो सेव हो गई एंड उस स्पीशी ने अपने नंबर को प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एडाप्टिव रेडिएशन हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डार्विन्स प्रिंसिपल डाइवर्जेंस। डार्विन ने बताया कि ये जो डाइवर्जेंस आपको नज़र आती है इंसेस्टर से काफ़ी सारे, एक इंसेस्टर से काफ़ी सारे डिसेंडेंट जो नज़र बनते हैं वो कैसे बनते हैं। उसने बताया that this pattern is done by the competition. More similar forms will compete more strongly than the less similar forms, which tends to push the species apart during evolution. यानी कि एक इंसेस्टर को क्या ज़रूरत क्या थी डिफरेंट स्पीशीज़ बनाने की, वो क्यों बन गया, क्यों उसने अपनी फॉर्म को चेंज किया। और जब एक स्पीशी अपनी फॉर्म चेंज करती है तो न्यू स्पीशी बन जाती है, क्यों ऐसे किया उसने। अब देखो कि एक एरिया में जो सेम स्पीशीज होती है ना उनका कंपटीशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिसिमिलर। अब एक एलिफेंट का कंपटीशन ईगल के साथ तो नहीं होगा बिकॉज ईगल इज टोटली डिफरेंट, इट इज़ नॉट द सेम फॉर्म ऑफ एलिफेंट और ईगल की फॉर्म में काफ़ी फ़र्क है। ईगल को जो ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा वो अपने जैसे बर्ड्स की वजह से फेस करना पड़ेगा, यानी कि ईगल लाइक ईगल और अदर बर्ड्स, ठीक है, वो उसके जैसी जो उनकी उसकी सेम फॉर्म है उसका कॉम्पिटिटर वो लोग हैं। अब एक स्पीशी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करती है कि वो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं जिन लोगों से मेरा कंपटीशन है ना मैं उनसे अपनी फॉर्म ही चेंज कर लूँ ताकि मुझे लेस कंपटीशन फील करना पड़े। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंपटीशन एक स्पीशी अपनी फॉर्म चेंज करती है, ठीक है, और इस तरीके में हमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ नजर आना शुरू हो जाती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ, दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ask me in the comment section. Thank you.